राजस्थान हाईकोर्ट में बागियों की याचिका पर आज सुनवाई होनी है। अब से ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 10:30 बजे राजस्थान हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू हो जाएगी। सचिन पायलट की तरफ से मुकुल रोहतगी आज पैरवी करने वाले हैं, पक्ष रखेंगे। स्पीकर की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी अपना पक्ष रख चुके हैं, पैरवी आज करते हुए नजर आएंगे। 19 विधायकों को आज स्पीकर के नोटिस का जवाब भी देना है। शाम 5:30 बजे तक का वक्त है। हाईकोर्ट की तरफ से कह दिया गया था कि मंगलवार तक विधायकों के खिलाफ किसी तरह का एक्शन नहीं लिया जाए। स्पीकर को ये कहा गया था, जिस पर आज तक रोक लग गई थी और आज शाम 5:30 बजे तक 19 विधायकों को जवाब देना है कि आखिर क्यों विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं हुए थे। लेकिन सचिन पायलट के साथ 18 बागी विधायकों का अपना तर्क है। कह दिया कि अगर सदन के बाहर कोई कार्रवाई हो रही है, सदन के बाहर किसी तरह की कोई बैठक हो रही है, उसमें व्हिप जारी करने का कोई मतलब है नहीं। और अगर बाहर किसी तरह की गतिविधि हो रही है तो उसको लेकर स्पीकर इस तरीके का नोटिस जारी नहीं कर सकते। लगातार इस नोटिस को लेकर संशोधन की मांग भी सचिन पायलट और उनके खेमे की तरफ से हो रही है। आज सुनवाई होगी सुबह 10:30 बजे हाईकोर्ट में। जो भी अपडेट होगा आगे हम आप तक बताएंगे। लेकिन साथ ही साथ आपको ये जान लेना चाहिए कि अब तक की कार्रवाई में क्या कुछ हुआ है। जब दोनों ही पक्षों ने सुनवाई के दौरान अपना अपना पक्ष रखा तो कोर्ट में क्या कुछ हलचल देखी गई और किसने क्या कुछ कहा। आपके लिए हमने ग्राफिक्स तैयार किए हैं और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं, समझाते हैं कि किसने क्या कुछ कहा। अभिषेक मनु सिंघवी जो कि स्पीकर की तरफ से अपना पक्ष रख रहे हैं, उनका कहना है कि याचिका में दरअसल कोई आधार है नहीं। इस याचिका को प्री मैच्योर मानते हुए रद्द कर दिया जाना चाहिए। साथ ही कह दिया कि दल बदल एक तरीके से राजनीतिक पाप है। ये राजनीतिक पाप इन विधायकों के जरिए किया गया है और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दल बदल संवैधानिक पीठ के फैसले के खिलाफ भी है। ये तमाम बातें अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कही गई हैं, जो कांग्रेस का अपना मजबूत पक्ष रखने की कोशिश करते हुए। साथ ही कह दिया कि स्पीकर के आदेश पर रोक का मतलब है अनुसूचित के 21A के मुताबिक कार्रवाई करना, जो कि कोर्ट नहीं कर सकता है। स्पीकर के फैसले को किसी भी तरह से बदल नहीं सकता है कोर्ट। ये भी अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी पैरवी में अपना पक्ष रखते हुए कहा है। साथ ही कहा है कि स्पीकर फैसला जब तक नहीं कर सकते तब तक कोर्ट का दखल इसमें सही नहीं माना जाएगा। ये अभिषेक मनु सिंघवी का पक्ष है। अपना पक्ष मजबूत करने की हर कोशिश राजस्थान सरकार की तरफ से हुई है, स्पीकर की तरफ से हुई है। लेकिन साथ ही साथ सचिन पायलट और उनके खेमे के भी एक के बाद एक अलग पक्ष सामने आए हैं। आपको हम बताते हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी ने तो ये पक्ष रख दिए, लेकिन साथ ही साथ सचिन पायलट और उनके जो बाकी 18 बागी विधायक हैं, उनकी तरफ से पक्ष क्या कुछ रखा गया। आज साल्वे की तरफ से पक्ष रखा जाएगा। मुकुल रोहतगी इसमें पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ अशोक गहलोत भी सवाल उठा रहे हैं वकीलों की मोटी फीस को लेकर। लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि क्या कुछ रखा गया है पक्ष कोर्ट में। आप दरअसल पायलट गुट की तरफ से जो वकील हैं हरीश साल्वे, उनकी तरफ से कह दिया गया पार्टी में रहकर पार्टी के विरोध में कोई बात करना गलत नहीं है। पार्टी में रहकर आप पार्टी के विरोध में कोई बात बोल सकते हो, ये अपना पक्ष रखने जैसा है। पार्टी विरोधी गतिविधि में इसे शामिल नहीं किया जा सकता। पार्टी का विरोध करना ये अपनी विचारधारा है। अपनी विचारधारा को सबके सामने रखना ये अपना एक नैतिक अधिकार है। साथ ही साथ कह दिया स्पीकर ने पायलट और समर्थक विधायकों का पक्ष सुने बिना ही नोटिस आखिर कैसे जारी कर दिया। उनका कहना यह है कि बाकी सचिन पायलट और बाकी विधायकों के बारे में कि उनका पक्ष पहले सुना जाना चाहिए था, ना कि सीधा नोटिस जारी कर देते। स्पीकर ने जो नोटिस जारी किया उसे आधारहीन बनाते हुए बार बार रद्द करने की मांग भी ये पक्ष कर रहा है। स्पीकर की तरफ से अयोग्यता पर बहस करना मतलब पहले से ही सब कुछ तय हो चुका है। ये भी हरीश साल्वे की तरफ से कहा गया। ये कहा गया कि पहले जब सुना नहीं, जब पूरी तरीके से उनका पक्ष जाना नहीं और नोटिस जारी कर देना मतलब ये सीधा सीधा एक तरफा कार्रवाई है, यानी कि पहले से सब कुछ प्री प्लान था। आपको समझाएंगे कि आप दोनों पक्षों के बाद आज कोर्ट में क्या कुछ होने वाला है। लेकिन साथ ही साथ आपको यह भी समझाना और बताना जरूरी हो जाता है कि आज कोर्ट पे सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और इसी कोर्ट में सुनवाई अब 10:30 बजे शुरू हो भी जाएगी। उधर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार सचिन पायलट के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और एक के बाद एक पिछले 6 दिन में 3 बार जहर उगल चुके हैं। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया, एक बार सुन लीजिए। किसी को यकीन नहीं होता था जब मैं बात करता था कॉन्स्पिरेसी चल रही है राजस्थान के अंदर सरकार को टॉपन करने की। तो किसी को यकीन नहीं होता था कि ये व्यक्ति ये काम कर सकता है। मासूम चेहरा
हिंदी इंग्लिश में अच्छी कमांड बोलने की, थोड़ा सा नीचे करिए, मीडिया को इम्प्रेस करेगा पूरे कंट्री के अंदर। और जैसे मैंने बहुत मेहनत करी और मैं लेके आज राजस्थान के अंदर, वो तो राजस्थान की जनता जानती है कितना कॉन्ट्रीब्यूशन का था। पिछले 6 दिन में 3 बार अशोक गहलोत खुलकर बोले हैं और वो सब कुछ बोल गए जो कि अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन उसकी वही दूसरी तरफ सचिन पायलट बहुत ज्यादा नहीं बोल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैं हैरान जरूर हूं, लेकिन साथ ही साथ ये अनएक्सपेक्टेड नहीं था और अभी कई और आरोप उन पर लगने वाले हैं। लेकिन आज कोर्ट में क्या कुछ होगा, इसको लेकर देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि राजस्थान में लगातार राजनीतिक उठापटक के बीच में आज की सुनवाई बेहद अहम हो जाती है। और इसी पर खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उनसे हम एक एक करके उनका रिएक्शंस भी जानेंगे। कांग्रेस की प्रवक्ता अर्चना शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं, साथ ही बीजेपी की तरफ से अपना पहल रोहित चहल अपना पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। अजीत मंडोला हमारे साथ जुड़ेंगे, मेरे वरिष्ठ सहयोगी मनीष अवस्थी स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। न्यूज रूम से मेरे साथ रजत राकेश टंडन जो कि कांग्रेस को बहुत नजदीक से जानते हैं, समझते हैं, उनसे हम उनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस में फिलहाल चल क्या रहा है। और साथ ही जयपुर से मनु शर्मा जो कि पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। सबसे पहले मनु, आपका ही रुख करूंगी। 10:30 बजे सुनवाई का वक्त शुरू हो जाएगा, सुनवाई शुरू होगी। देश भर की निगाहें हैं, सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि देश ये जानना चाहता है कि आज इस मामले में कोर्ट अपना क्या पक्ष रखता है। लेकिन जिस तरीके से अभी दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी दलीलें रखी गई हैं, आपको लगता क्या कुछ है? और आगे अशोक गहलोत की तैयारी क्या है जो 11 बजे बैठक बुलाई गई है उसको लेकर? देखिए रचना बताना चाहेंगे कि 10:30 बजे सुनवाई शुरू होगी, लेकिन अभी तक के जो हालात है, कोर्ट का क्या निर्णय रहता है ये बात अलग है। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी रणनीति बना ली है और जिस तरीके से आक्रामक रुख नजर आ रहा है, तो पार्टी ने ये साफ तौर पर सोच लिया है कि राजस्थान में जो सचिन पायलट है उसकी नो एंट्री है। यानी साफ तौर पर उन्होंने ये मन बना लिया है कि यहाँ पर अब कांग्रेस के अंदर उनका कोई स्थान नहीं रहेगा। इसी कारण से आज जो भी फैसला है, अगर सचिन पायलट के पक्ष में भी अगर कहीं फैसला रहता है, जो सीपी जोशी के नोटिस उनको क्वेश्चन नहीं किया जाता है, उनको नहीं रोका जाता है, तो भी ये चाहेंगे कि कल विधानसभा का एक सत्र बुला करके उसके अंदर कोई एक बिल लाया जाए जिसके माध्यम से अपना बहुमत भी वो सिद्ध कर देंगे और वहां एक बैठक बुलाई जाएगी। जिस तरह के सूत्र बता रहे हैं कि एक बैठक बुलाई जाएगी, क्योंकि बार बार में सचिन पायलट गुट की कहा जा रहा है, उनके वकील दलील दे रहे हैं कि विधानसभा के बाहर कोई बैठक बुलाई जाती है तो कहीं ना कहीं उसको वैलिड नहीं मान रहे, उसके अंदर जो व्हिप जारी की जाती है। विधानसभा के अंदर हाँ पक्ष की लॉबी में एक बैठक बुलाई जाएगी जिसके अंदर एक व्हिप भी जारी की जाएगी, बाकायदा विधायकों को बुलाने के लिए कहा भी जाएगा। अगर उसके अंदर सचिन पायलट का गुट और वो नहीं आता है तो तुरंत विधानसभा के अंदर एक्शन लेकर के और उनकी जो सदस्यता है उसको खत्म भी किया जा सकता है। इन तमाम रणनीति पर सरकार तैयारी कर चुकी है। आज के कोर्ट के निर्णय की सिर्फ इंतजार है कि किस तरीके से कोर्ट का निर्णय आता है। सचिन पायलट के पक्ष में रहे तो भी है, नहीं तो आज शाम को 5:30 बजे तक का वक्त केवल मुकर्रर किया हुआ है कोर्ट की ओर से कि अध्यक्ष कोई सुनवाई शुरू होने का इंतजार कर लेते हैं। 5:30 बजे तक वक्त विधायकों को दिया भी गया है अपना जवाब देने के लिए। लेकिन कांग्रेस के अंदर अंदर आखिर चल क्या रहा है और किस तरीके की अंदर सुगबुगाहट, जिसका बीजेपी ने भी जिक्र किया था कि अंतर कलह से जूझ रही है कांग्रेस। अर्चना जी, क्या इतना जहर भरा हुआ है अशोक गहलोत के अंदर? पिछले 6 दिन में 3 बार खुलकर बोले और ऐसा बोले कि सचिन पायलट को निकम्मा और नकारा तक कह दिया। वजह क्या है? देखिए, जहर नहीं है ये एक समर्पित कांग्रेस के स्थापित नेता की एक वो कह सकते शोभ और एक वेदना प्रकट की है उन्होंने, और वो वाजिब भी बनती है क्योंकि जब आपको ये पता चलता है कि आपकी ही पार्टी के डेप्यूटी सीएम जो हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके और सरकार गिराने की कवायद शुरू कर चुके हैं, तो इससे ऐसी प्रतिक्रिया आना स्वाभाविक है। और समझ लीजिए इस बात को भी आप कि जिस तरह की परिस्थितियां निर्मित हुई हैं वो राजस्थान के इतिहास में अनप्रेसिडेंटेड तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस के लिए, राजस्थान की कांग्रेस के लिए बहुत विचित्र सी स्थिति है कि एक व्यक्ति को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, 7 वर्षों तो पीसीसी प्रेसिडेंट रहे, और फिर उसके बाद जब अवसर आता है कि एक बहुमत मिल गया सरकार को और शासन, कह सकते सुशासन चलाने का एक काम हो रहा है, उस दौरान इस तरह की कॉन्स्पिरेसी को आप हैच करते हैं और सरकार को टॉपल करने का प्रयास करते हैं, तो स्वाभाविक है ये प्रतिक्रिया आना। और आप इस चीज के इसके बैकग्राउंड को भी देखिए कि अनेकों विधायकों ने इस चीज को कहा है मीडिया के सामने आकर कि हमें प्रलोभन देने का प्रयास किया गया। कल एक विधायक ने ये कहा कि खुद सचिन जी ने उनसे कहा कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए और आपकी क्या डिमांड है। अब ये बात अलग है कि इसमें सच्चाई कितनी, वो बात की बात है, क्योंकि सचिन जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कहा और मैं डिफेमेशन करूंगा, लेकिन कुछ
ऑडियो टेप्स आए हैं और वो सर्कुलेट कर रहे थे सोशल मीडिया, और हम विस्मित हो गए ये देख करके कि राजस्थान के केंद्रीय मंत्री ने एक कांग्रेस के विधायक से वार्ता की, और विधायक का बैकग्राउंड ऐसा है कि वो कमोबेश ज्यादातर समय तो कांग्रेस में ही रहे, लेकिन अवसरवादिता का परिचय उन्होंने समय समय पर दिया। वो ये बात कर रहे थे कि अमुक अमुक सूची सचिन जी की और ये सूची मेरी है और मेरा ध्यान रखना। तो उन लोगों ने जिस तरह की वार्ता की और ये तक कहा कि होटल में सब कैंप कर रहे हैं, कब तक रहेंगे, और सरकार को गिराने की सारी बातें सामने आई। उसके बाद ये सोचना बेईमानी होगा कि जो लोग सरकार गिरा रहे हैं उनके प्रति सद्भावना होनी चाहिए। मैं खुद सचिन जी के साथ लगातार 6.5 वर्षों तक मैंने काम किया मीडिया के इंचार्ज के रूप में, और मैं खुद अपने आप को छला हुआ महसूस करती हूँ। इसलिए कि महत्वाकांक्षा इतनी नहीं होनी चाहिए कि आप पार्टी से ऊपर उठ करके और ये सोचने लगे कि मुझे सब कुछ मिल जाए। देखिए सचिन जी को पार्टी ने अर्चना जी मेरा सवाल आपसे ये है, आप कह रही हैं कि आप सचिन पायलट के साथ लगातार 6.5 वर्षों तक उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर और पार्टी का पक्ष रखती रही हैं, लेकिन मेरा आपसे सवाल यह है कि ये बाड़ाबंदी, ये खेमेबंदी, ये तो जब से सरकार आई तब से दिख रही थी, तो आखिर इसका रचनाकार कौन है, प्रमुख रचनाकार कौन है अर्चना जी? देखिए रचनाकारों का तो पटाक्षेप हुआ है। जो रचनाकार है उन्होंने अपनी रचना को रचा विपक्षी पार्टी के साथ। सचिन जी के साथ हमने काम किया क्योंकि पार्टी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया, और सिर्फ मीडिया का काम नहीं किया, हमने सड़कों पर लड़ाई लड़ी है, लाठियां खाई है उनके साथ। तो हम ये नहीं कहते कि उनमें नेतृत्व क्षमता नहीं, नेतृत्व क्षमता थी, इससे पार्टी ने उन पर विश्वास किया। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आपको बहुत कुछ मिल जाए तो सब कुछ आपको मिलना चाहिए। सचिन पायलट जी ने जहां शुरुआत की थी वहां पार्टी के कई अर्चना जी आपके पास आते हैं मेरे सहयोगी जो कांग्रेस कवर करते हैं, कांग्रेस में जिनकी गहरी पैठ है, ऐसे रजत राकेश टंडन। रजत, अर्चना जी की बात आज सुन रहे थे, लगातार पिछले 11 दिन से ये जो सियासी कलह चल रही है कांग्रेस में, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन? देखिए ये मनीष जी, ऐसा नहीं है कि ये कलह आज चल रही है। मुझे आज तक याद है कि जब नतीजे आए थे तो एक बार में मुख्यमंत्री का फैसला नहीं हो पाया था। 12 तुगलक लेन यानी राहुल गांधी का आवास था, वहां पहले अशोक गहलोत आए, फिर अविनाश पांडे आए, फिर सेक्रेटरीज आए, फिर सचिन पायलट आए। देर रात तक ये ड्रामा चला था, और आपने उस समय भी देखा था कि सचिन पायलट के साथ जो लोग थे उन्होंने राजस्थान में विरोध प्रदर्शन उस वक्त भी किया था कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो लड़ाई मुख्यमंत्री की थी। कांग्रेस का जो एक बड़ा तबका है मनीष जी, उस वक्त भी ये बात कहता था कि आप चाहे सचिन पायलट को कमान दीजिए या अशोक गहलोत को कमान दीजिए, दो पावर सेंटर ज्यादा दिन नहीं चल पाएंगे। खास तौर पर यह बात उस वक्त कही गई थी, लेकिन लोगों ने यह बात नहीं मानी। राहुल गांधी ने एक तरफ अशोक गहलोत को सीएम बनाया, दूसरी तरफ डिप्टी सीएम सचिन पायलट को बनाया। उस दिन से ही ये लड़ाई शुरू हो गई थी, क्योंकि सचिन पायलट को यह लगता था कि जिस वक्त वो यहां पर मंत्री थे, उनके साथ के जो भी लोग थे, जो भी उनके साथ के लोग थे पॉलिटिकली, वो सब यहां कांग्रेस दफ्तर में इंचार्ज बन गए थे, एक एक स्टेट पे थे, सीडब्ल्यूसी में थे। जिस वक्त वो यहां पर थे सरकार जाने के बाद, उस वक्त सचिन पायलट राजस्थान में संघर्ष कर रहे थे। उनका अपना मानना था कि उन्होंने सालों वहां जमीन पर काम किया। अशोक गहलोत कहीं नहीं थे, 21 सीट पर छोड़ के गए थे। उसके बाद वहां से लेकर 99 सीट तक का सफर सचिन पायलट को जाता है, लेकिन आला कमान ने इस बात को नहीं माना और आज उसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कुछ तो गड़बड़ है रजत। ऐसा सचिन पायलट को लगता है कि वो पूरी मेहनत कर रहे थे, लेकिन अशोक गहलोत सीधे तौर पर निकम्मा और नकारा करार दे रहे हैं। ये तो साफ है कि कोई तो अंतरकलह है। एक के बाद एक जो कांग्रेस युवा चेहरों को खो रही है, वो युवा चेहरे जिन्होंने एक बड़ी भूमिका निभाई कांग्रेस के कार्यकाल में, ऐसे में एक एक का जाना, पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया और फिर सचिन पायलट का जाना, सवाल कई खड़े हो रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी सवाल है कि क्या कांग्रेस में युवा चेहरे बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हैं। इस बीच 10:30 बजे सुनवाई शुरू हो जाएगी, तो आपको अपडेट हम देंगे। लेकिन इस बीच आपको ये जान लेना चाहिए कि कल जब विशेष सत्र बुलाने की बात हो रही है, तो उसको लेकर जानकारी क्या कुछ है। आपके लिए हमने कुछ ग्राफिक्स तैयार किए हैं और उन ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताएंगे, समझाएंगे कि अशोक गहलोत की दरअसल आगे की प्लानिंग हो क्या रही है। विशेष सत्र के जरिए कल विधानसभा में बहुमत परीक्षण कराने की प्लानिंग अशोक गहलोत की है, यह फिलहाल जानकारी मिल रही है। साथ ही साथ गहलोत ने 102 विधायकों के समर्थन की जो बात कही है, उसका रियलिटी टेस्ट भी हम करने की कोशिश करेंगे। वो आंकड़े भी हम आपके सामने रखेंगे। बहुमत साबित करने पर कम से कम 6 महीने के लिए निश्चिंत हो जाना चाहते हैं अशोक गहलोत, और 6 महीने तक वो चाहते हैं कि ये जो खतरा है वो उनके सर से टल जाए, सरकार के सर से टल जाए। ऐसे में विधानसभा में बहुमत परीक्षण करवाने के लिए कल विशेष सत्र बुलाया जा सकता है, और
ऐसे में अपने सभी विधायकों को जिन्हें अभी फिलहाल होटल में रखा गया है उन्हें वहां मौजूद रहने के लिए कहा जाएगा। लेकिन साथ ही साथ 6 महीने के लिए जब अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष नहीं ला पाएगा, 6 महीने के लिए सरकार कम से कम चैन की सांस लेगी, उसके लिए भी लगातार फील्डिंग का काम अशोक गहलोत कर रहे हैं, उसके लिए भी लगातार प्लानिंग और प्लॉटिंग हो रही है। लेकिन साथ ही साथ आपको ये जानना जरूरी है कि अशोक गहलोत के पास फिलहाल वो कौन कौन से विकल्प हैं जिन पर वो विचार कर रहे हैं। विकल्प नंबर 1, जब बीजेपी अगर नहीं मांग करती है तो वो फ्लोर टेस्ट का जिक्र नहीं करेंगे, फ्लोर टेस्ट से यहां पर बचना चाहेंगे। साथ ही अगले आदेश तक फेयरमाउंट होटल में ही रहेंगे अशोक गहलोत और साथ ही उनके जो समर्थक वहां पर रखे गए हैं। इसके अलावा राज्यपाल से मिलकर 102 विधायकों के समर्थन का दावा पहले ही अशोक गहलोत कर चुके हैं और यही दावा वो साबित करने की कोशिश विशेष सत्र में करने वाले हैं। पायलट का कद कम करने के लिए विकल्प नंबर 2 है कि 2 डिप्टी सीएम राजस्थान में वहां पर रख सकते हैं। एक डिप्टी सीएम गुर्जर और दूसरा मीणा समुदाय से आ सकता है, जो कि ज्यादा जातीय समीकरण वहां इशारा करते हैं, गुर्जर और मीणा ज्यादा हैं। भविष्य में इस तरह के संकटों से बचने के लिए अब जो नाराज विधायक हैं उन्हें मनाने की कोशिश होगी, विधायकों और मंत्रियों से मिलकर उनकी नाराजगी दूर करनी, क्योंकि भविष्य में इस तरीके का संकट अब नजदीकी ना आए, ये भी कोशिश अशोक गहलोत की रहने वाली है। विकल्प नंबर 4 ये होगा कि बीजेपी और दूसरे दलों के कुछ विधायकों से इस्तीफा दिलवा सकते हैं और उन्हें अपने खेमे में लाने की कोशिश होगी। जो काम बीजेपी कांग्रेस से कर रही है वही कांग्रेस बीजेपी से करना चाहेगी और अगर बीजेपी के कुछ विधायक मान जाते हैं तो अशोक गहलोत के लिए आने वाले वक्त में कुछ इस तरीके से जो गड़बड़ है, जो गठजोड़ करने की कोशिश है वो अशोक गहलोत की तरफ से हो सकती है। लेकिन इसी बीच राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया इस पूरे मसले पर क्या कुछ कह रहे हैं, उन्हें ये राजनीतिक संकट कैसा लगता है वो आपको एक बार सुनवा देते हैं। राजस्थान के इस ड्रामे में नायक भी कांग्रेस पार्टी और खलनायक भी कांग्रेस पार्टी, लेकिन तोहमत बीजेपी पर सोशल मीडिया पर कई जानकारियां मिलती हैं और उसमें मैंने आज एक व्हाट्सएप पर एक संदेश पढ़ा। अशोक जी, मुख्यमंत्री जी कांग्रेस की स्कूटर का दोष बीजेपी को देते हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी के कालखंड से शुरुआत करें 1939, उसके बाद एक लंबी फहरिस्त है। तो वो जब कांग्रेस पार्टी को छोड़ के गए तो क्या बीजेपी की कॉन्स्पिरेसी थी? राजस्थान में उनकी पार्टी का अध्यक्ष पार्टी छूटता है या छोड़ने जैसी काम करता है, बगावत करता है, अपनी पार्टी के भीतर ही बीजेपी का हाथ कैसे हो सकता है? आप सुन रहे थे बीजेपी के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को। हमारे साथ रोहित चहल भी हैं। अदालत का फैसला कुछ भी आए, लेकिन एक बात तो साफ दिखाई देती है कि यह मसला सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च अदालत पहुंचेगा ही। रोहित चहल, अंग्रेजी में एक कहावत है, डिवाइड एंड रूल। जी बिल्कुल, आपने सही कहा मनीष जी, डिवाइड एंड रूल। और आपने जो एक प्रश्न किया था कि इसके जिम्मेदार और रचनाकार कौन है, तो देखिए जिम्मेदार और रचनाकार उस समय भी देश को बांटने वाले विदेशी थे और अब भी मुझे लगता है विदेशी हैं, जो दिल्ली में बैठे हुए हैं और वो लगातार जो एक माँ अपने पुत्र मोह के अंदर लगातार साजिश रचने का काम कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं है। देखिए सतीश पूनिया जी ने बताया उस समय भी कहीं ना कहीं जब कांग्रेस 1939 के अंदर जब कांग्रेस से सुभाष चंद्र बोस जी वहां निकलते हैं, वहां से शुरुआत होती है। क्या उस समय भारतीय जनता पार्टी थी? उसके बाद लंबी फहरिस्त है। चाहे आप देखिए उत्तर में आप देखिए तो सचिन पायलट जी हो, हरियाणा के अंदर देखिए अशोक तंवर हो, चाहे उसके बाद क्या कहते हैं दक्षिण में जाते हैं तो फिर जगन मोहन रेड्डी हो, उसके बाद पश्चिमी में जाते हैं तो अल्पेश ठाकुर हो, चाहे वो क्या कहते हैं इधर अभी संजय निरुपम। रोहित, जहां से आपने बात शुरू की मेरे रचनाकार वाली टिप्पणी पर, कांग्रेस का तो ये कहना है जो आवाजें सामने आई है उसमें रचनाकार तो कोई आप ही के पार्टी के नेता हैं। देखिए अपना घर अगर संभाल नहीं पा रहे हैं तो दूसरे पे आरोप लगाना, देखिए वही वाली बात है कि आप लोग अपने परिवार में खुश नहीं रख पा रहे हैं तो कहते हैं कि दूसरे पड़ोसी का हाथ है।
अरे आपका परिवार है, आपके विधायक हैं, आपके नेता हैं, और इतने सस्ते विधायक हैं कि आपके, या आपकी पार्टी इतनी सस्ती है? आप देश देख रहा है किस तरीके से चीन ने आपको खरीद लिया, आपकी पूरे कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार, तो क्या पूरी पार्टी बिकने को तैयार बैठी है? तो ये अपने आप में बड़ा विषय है। लेकिन मैंने जिस तरीके से बताया, आपने हेमंत बिश्व शर्मा जी को देखा, राहुल गांधी जी से समय मांगते रहे लेकिन उन्होंने समय नहीं दिया, अपने नेता अपने कुत्ते पिट्टी को खिलाने में लगे थे। मुझे लगता है ये सब देश ने देखा है, जिस तरीके से युवा नेताओं की वहां पर कांग्रेस के अंदर देखा जाए तो बढ़ाया नहीं जा रहा, और एक से राहुल गांधी किस तरीके से आगे रहे उनके प्रयास में सोनिया गांधी। रोहित मैं आपके पास आता हूं, रोहित आपके पास आता हूं। मेरे सहयोगी मनु शर्मा इस समय जयपुर से हैं। मनु जी, आपने अर्चना शर्मा की बात सुनी, रोहित चहल की बात सुनी, आपको क्या लगता है कौन किसको नहीं संभाल पाया? देखिए, कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है वो तो है ही है, लेकिन इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी ने उठाने की कोशिश जरूर करी है, क्योंकि ये लगता था साफ तौर पर कि राजस्थान के अंदर कुछ जैसा एमपी में हुआ यहां भी हो सकता है। पर्दे के पीछे से जरूर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर के सहयोग करी है, लेकिन वो गणित बैठ नहीं पाई भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि जितने विधायक सचिन पायलट के साथ में जाने चाहिए थे वो उनको मिल नहीं पाए, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो रणनीति तैयार की हुई थी विधायकों के साथ में मिलकर के, वो सचिन पायलट के उस योजना को पूरा मूर्त रूप नहीं दे पाई। इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी आगे कदम नहीं बढ़ा पाई, और आज पर्दे के पीछे से भी आज भी सहयोग है, क्योंकि सीधे तौर पर जो वकील सामने उतरे हुए हैं, जिस तरह का सहयोग है, जिस तरह के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान आ रहे हैं साफ तौर पर, तो वो कहीं ना कहीं सचिन पायलट को सहयोग करने वाले बयान है। जो नेता मैदान में उतर रहे हैं उनके पक्ष में, वो कहीं ना कहीं सचिन पायलट को सहयोग कर रहे हैं। तो इस तरीके से साफ है कांग्रेस की जो अंदरूनी लड़ाई का फायदा है वो भारतीय जनता पार्टी इसके अंदर उठाना चाह रही है, फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। आप कह रहे हैं बीजेपी फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, ये लेकिन मौका कांग्रेस ने दिया है। कांग्रेस में इतनी अंतर्कलह क्यों है? रजत, चूंकि आप कांग्रेस कवर करते रहे हैं, ये जानने और समझने की कोशिश मैं आपसे करूंगी कि कांग्रेस में ये अंतर्कलह इतनी ज्यादा क्यों है और युवाओं की नाराजगी इतनी ज्यादा क्यों? अभी हमने देखा भी ज्योतिरादित्य सिंधिया और अब सचिन पायलट, कांग्रेस के दो बड़े फेस जो कि नाराज होकर कांग्रेस छोड़ रहे हैं। देखिए, जो अपॉइंटमेंट्स हुए हों, चाहे वो सिंधिया का हो या सचिन पायलट का हो, भंवर जितेंद्र सिंह भी राजस्थान से आते हैं, गौरव गोगोई हो, आरपीएन सिंह हो, आशा कुमारी हो, ये एक बड़ा लॉट था। अगर आपको याद हो, जब राहुल गांधी अध्यक्ष होते थे, हरियाणा में अशोक तंवर थे, मध्य प्रदेश में अरुण यादव थे, दिल्ली में अजय माकन थे, इस तरीके से एक नई टीम का गठन राहुल गांधी ने किया था। लेकिन जो रिजल्ट्स आने चाहिए थे वो रिजल्ट्स नहीं आए। उसके बाद 2019 का चुनाव हुआ, चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी ने इस्तीफे की पेशकश की और वो इस्तीफा स्वीकार हुआ। उसके बाद सोनिया गांधी को इंटरिम अध्यक्ष बनाया गया। तो इस समय पार्टी में ओल्ड गार्ड्स वर्सेस न्यू गार्ड्स है ही है। साथ ही साथ जिन लोगों पर राहुल गांधी ने रिलाई किया था वो उतने फ्रूटफुल साबित नहीं हुए राजनीति में। आप अरुण यादव को देखिए, अरुण यादव वो काम नहीं कर पाए। कमलनाथ 5 साल बाद वो काम करते हैं। अशोक तंवर हरियाणा में थे, वो आउटपुट नहीं मिला, वो सहयोग नहीं मिला, वापस भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ जाते हैं लैमलाइट में। दिल्ली में अजय माकन थे, उसके बाद फिर शीला दीक्षित को लाया गया चेहरा बनाकर। तो एक जो लॉजिकल वो था राहुल गांधी का कि युवाओं को आगे करें, उससे वोट्स मिलेगा, पब्लिक में एक अट्रैक्शन होगा। रजत, मैं आपको एक सेकंड के लिए रोकना चाहूंगा। रजत, आप जो कह रहे हैं और जो आप विश्लेषण कर रहे हैं कांग्रेस की कार्यशैली का, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि आज भी युवाओं के सामने कांग्रेस में ओल्ड इज गोल्ड? बिल्कुल, देखिए, जब ये आजमाया गया है मनीष जी, तो हमने यही देखा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता हूं कि बिल्कुल ही नहीं है। अपने अपने राज्य में कई लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जैसे सचिन पायलट उसमें से एक थे जिन्होंने उस राज्य को कांग्रेस की झोली में डाला, क्योंकि वो अध्यक्ष थे। लेकिन हाँ, उस वक्त पे अशोक गहलोत ज्यादा पॉपुलर फेस थे, पहले मुख्यमंत्री रह चुके थे, जनरल सेक्रेटरीज रह चुके थे, एक लंबा चौड़ा इतिहास था राजनीति का, और एक आप कह सकते हैं फेवरेट लीडर माने जाते हैं कांग्रेस के अंदर अशोक गहलोत, जिनका एक आप कह सकते हैं पैन इंडिया इमेज है। इसीलिए आप देखिए कि मुख्यमंत्री बनने से पहले वो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज गुजरात के भी थे, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन उसके बाद बनाया गया। तो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन मतलब वो पद होता है जो कि सीधे अध्यक्ष को ही रिपोर्ट करता है, उसके बाद सेकंड इन कमांड माना जाता है पार्टी का। तो उस पद तक अशोक गहलोत रहे हैं। पहले में दिल्ली के इंचार्ज रह चुके हैं, बिहार में रह चुके हैं अशोक गहलोत, उत्तर प्रदेश के इंचार्ज रह चुके हैं, कई सारे राज्यों के रह चुके हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ, एक फेवरेट लीडर थे, और बार बार ये चीज होती थी कि बिना अशोक गहलोत की सरकार नहीं बन पाएगी, अशोक गहलोत फेवरेट लीडर है, बिना उनके बहुमत नहीं मिलेगा। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने अशोक गहलोत का इस्तेमाल किया। उसके बाद ये हुआ कि भाई सचिन पायलट के पास अभी वक्त है, वो और काम कर सकते हैं राजनीति में, और आने वाला वक्त सचिन पायलट का है, इसमें कहने में कोई हर्ज नहीं होगा।
कि अगर अशोक गहलोत ये टर्म कंप्लीट करते या फिर लास्ट में सचिन पायलट को मिलता। रजत आपसे एक छोटा जवाब चाहूंगा। एक सवाल है मेरे मन में आ रहा है, अगर सचिन पायलट इतने लोकप्रिय हैं राजस्थान में तो उनके पास केवल 19 विधायक। देखिए, सचिन पायलट की जो लोकप्रियता है मैं कहूंगा राजस्थान के बाहर भी है मनीष जी, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो राजस्थान तक ही है। पैन नॉर्थ इंडिया में आप सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया कहीं भी इन लोगों को लेकर जाते, इनको यूथ देखने आता, सुनने आता, समझने आता, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन हाँ, इस वक्त सचिन पायलट के पास जो संख्या होनी चाहिए वो संख्या मौजूद नहीं है, संख्या कम है। और अगर वो सिर्फ राजस्थान तक एक सीमित नेता होते और सरकार बच रही होती तो जरूरत नहीं थी कि प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, चिदम्बरम बार बार उनको लोग बात करें। कांग्रेस को डर इस बात का नहीं कि राजस्थान की राजनीति में क्या होगा। सचिन पायलट के जाने से जो एक मैसेजिंग है पार्टी की यूथ के अंदर, सिंधिया के बाद सचिन पायलट, वो एक मैसेज कांग्रेस पार्टी को लगता है कि वो शॉर्ट हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, सचिन पायलट पे पार्टी ने भी इन्वेस्ट किया है। कम उम्र में आपने सांसद बनाया, मंत्री बनाया, अध्यक्ष बनाया, देश भर में प्रचार कराया, तो पार्टी को लगता है कि जो इन्वेस्टमेंट किया है सचिन पायलट के ऊपर राजनीतिक तौर पे, वो एक बड़ा लॉस है पार्टी के लिए। जी रजत, अर्चना जी हमारे साथ हैं। अर्चना जी, आप लगातार हमारे सहयोगी मनु शर्मा, रजत राकेश टंडन और बीजेपी का तो आप लोग सुनते आए हैं। आपके पास तो एक टेप भी है जिसमें बीजेपी नेताओं की आवाज भी है। अर्चना जी, लेकिन एक बात तो आपको माननी होगी कि आपका युवा नेतृत्व पार्टी हाईकमांड से नाराज होकर एक एक कर छिटक रहा है। देखिए अवस्थी जी, पहले तो भाजपा की बात कर लें। इनको हम लोग बहुत दिनों से सुन रहे हैं, यूं कह सकते सालों से। इनको एक तोता रट्टन की तरह कुछ दे दिया जाता है और उसको ये रिपीट करते हैं, उसमें कोई गंभीरता नहीं है। इनको ये समझना पड़ेगा कि जब दूसरी पार्टीज में डिफेक्शन करोगे, वहां की एम्बिशियस लीडरशिप को आत्मसात करोगे। एक सेकंड आपको रोकूंगा। रचना के पास कोई बड़ी खबर है। रचना। मनीष जी, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है राहुल गांधी के ट्वीट से जुड़ी हुई। राहुल गांधी जो लगातार कोरोना काल में हमलावर रहे हैं और केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए एक ट्वीट कर दिया है। राहुल ने कोरोना काल के 6 महीनों का एक तरीके से कैलेंडर जारी कर सरकार की उपलब्धियां गिनवा दी हैं और ये उपलब्धियां तंज के वे में हैं, ये हमें समझना है। उन्होंने पूरा ट्वीट के जरिए फरवरी से लेकर अब तक का सरकार का काम गिनवा दिया है। फरवरी में नमस्ते ट्रंप, मार्च में मध्य प्रदेश में सरकार गिराने का काम किया और अप्रैल में मोमबत्तियां जलवा दी, मई में 6वीं सालगिरह मना ली और साथ ही साथ जून में बिहार में वर्चुअल रैली के जरिए लोगों को जुटाने की कोशिश हुई, लोगों तक पहुंचने की कोशिश हुई और अब जुलाई में फिर राजस्थान में सरकार गिराने की कोशिश है। और नीचे लिखते हैं राहुल गांधी कि इसीलिए देश कोरोना की लड़ाई में आत्मनिर्भर है, मतलब कोरोना से लड़ने के लिए लोग खुद पर डिपेंड है, सरकार कुछ कर नहीं रही है। अर्चना जी, राहुल गांधी लगातार हमलावर हैं, लगातार केंद्र सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कोरोना से निपटने के इंतजामों पर, लेकिन राजस्थान में जिस तरीके की हलचल है। रोहित आएंगे। अर्चना जी जवाब दे ले। रचना आप सवाल पूरा करें। रोहित आ रहे हैं। राजस्थान में जिस तरीके की हलचल है उसको लेकर राहुल गांधी क्या कर रहे हैं और अशोक गहलोत के बयान से ऐसा बार बार क्यों लग रहा है कि सचिन पायलट के जाने से वो खुश हैं, वो चाहते हैं कि सचिन पायलट की वापसी हो ही ना। देखिए, पहले अवस्थी जी की बात को पूरा करके आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी। तो ये जो भाजपा के नेता हैं, विशेषकर युवा जिनको मैं देख रही हूँ, उनको इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। जब महत्वाकांक्षी लोग दूसरे पार्टी के आपकी पार्टी में आएंगे तो आप पता नहीं कहाँ जाते फिरोगे, कौन से कोनों में घुसोगे, समझ में नहीं आएगा। रही बात ये कि जो राहुल जी ने आज एक कैलेंडर जारी किया, वो सच्चाई है देश की। पूरा देश जवाब चाहता है। इनके अति वाचाल एक प्रवक्ता ने कहा हमें आज ही जवाब चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है। हमने कहा भाई 6 साल के जवाब जनता ने मांगे, तब तो आप आगे आकर बात नहीं करते। तो वो इतने वाचाल कि हम तो हवन करेंगे। तो इनको समझाइए कि होम करते हुए हाथ भी जलते हैं, यानी दूसरे की विडंबना का फायदा उठाना किसी भी सूरत में आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता। तो हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि परिस्थितियां विकराल है, इसमें कोई बात नहीं, दुविधा हमारी पार्टी की है, लेकिन इसका ये तात्पर्य नहीं कि हमारी दुविधा का फायदा उठाओ। अब समस्या क्या हुई है बीजेपी के साथ राजस्थान में, जो मनु जी कह रहे थे कि नंबर गेम इनके पक्ष में नहीं है, और नंबर गेम भी पक्ष में नहीं है, इनकी कलई भी खुल गई, इनके ऑडियोज भी सारे सर्कुलेट हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। खुद इनकी पूर्व मुख्यमंत्री, जो सबसे टॉलेस्ट पर्सनालिटी है बीजेपी की राजस्थान में, उन्होंने इनकी नियत पर उसी समय प्रश्न खड़ा कर दिया था जब इन्होंने राज्यसभा इलेक्शन में सेकंड कैंडिडेट खड़ा किया विदाउट नंबर्स। उन्होंने पूछा ये कौन से रचनाकार हैं जो इस तरह की फजियत कराने वाले निर्णय लेते हैं। तो परिस्थितियां इनके लिए बहुत अनुकूल नहीं है। अर्चना जी आपके पास लौटूंगा और आपके तमाम सवालों के जवाब के लिए रोहित के पास चलूंगा। वक्त हो चला है सुर्खियों का। रचना,
10:27 हो चुके हैं और 10:30 बजे सुनवाई का वक्त है। इससे जुड़ा अपडेट भी आगे आपके सामने हम रखेंगे। सियासी रण को लेकर लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और बड़ी खबर यह कि राजस्थान हाईकोर्ट में बागियों की याचिका पर सुनवाई अब से थोड़ी ही देर बाद बस शुरू होने वाली है। थोड़ी ही देर का वक्त है। राजस्थान हाईकोर्ट में आज जहां दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट किसी नतीजे तक पहुंच सकता है। पायलट खेमे की तरफ से अलग पक्ष रखा गया है, मुकुल रोहतगी अपना पक्ष रख रहे हैं और जबकि स्पीकर की तरफ से कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंह भी अपना पक्ष रख चुके हैं। 19 विधायकों को आज स्पीकर के नोटिस पर शाम 5:30 बजे तक जवाब भी देना है। 19 विधायकों को स्पीकर का जवाब देना है। जवाब में क्या कुछ दिया जाएगा, हालांकि अब जवाब देने से पहले उस नोटिस के खिलाफ याचिका हाईकोर्ट में लगा दी गई और याचिका को रद्द करने की मांग लगातार सचिन पायलट और उनका खेमा कर रहा है। अब से थोड़ी देर बाद जब सुनवाई शुरू हो जाएगी तो पल पल का अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे और साथ ही बताएंगे कि हाईकोर्ट क्या किसी नतीजे तक पहुंची है। लेकिन लगातार सवाल उठ रहे हैं और यही सवालों को जानने के लिए हमारे साथ बड़ा पैनल लगातार बना हुआ है और हम उनसे रिएक्शंस भी जान रहे हैं। लेकिन मनीष सर, इतना तो साफ है कि कांग्रेस में लगातार अंतरकलह की स्थिति है और अगर कांग्रेस जल्दी इस अंतरकलह को शांत नहीं करता तो बीजेपी मौका लपकने के लिए तैयार रहती है। शायद कांग्रेस को भी नारा दे देना चाहिए, सबका साथ सबका विकास, ऐसा लगता है, या असंतोष की बहुत ज्यादा लहर है? देखिए, जहां तक अभी रचना जो राहुल गांधी का ट्वीट आया और लगातार हमने वो ब्रेक कर जो खबर आपने दिखाई और बताई, उससे एक बात साफ है कि राहुल गांधी कह रहे हैं मध्य प्रदेश की सरकार बीजेपी ने गिरा दी। अरे आत्मचिंतन, आत्ममंथन आपको करना है कि आपका कुनबा एकजुट क्यों नहीं है, क्यों खेमे में बंट रहा है, क्यों बाड़ाबंदी हो रही है, और इसी का फायदा सियासत, साम दाम दंड भेद पहली नीति ही है। तो इस स्थिति में बीजेपी, जो मैंने पहले सवाल रोहित चहल से किया था कि डिवाइड एंड रूल, यहां पर कोई मुरव्वत नहीं है। रोहित चहल, अर्चना जी ने आपके तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश की, लेकिन बात वहीं जाकर रुकती है। वो आवाज किसकी है जो गरज रही है, गजेंद्र या कोई और? देखिए, मुझे लगता है कि वो तो जांच का विषय है कि किसकी है और किसकी नहीं, क्योंकि षड्यंत्र जो कारी राहुल गांधी जी जो है, और लगातार जो आज आपने कहा कि राहुल गांधी जी ने प्रश्न पूछे, ठीक है, राहुल गांधी जी तो लगातार जिस तरीके से एक्सपर्ट बने रहते हैं, कभी वो कोरोना एक्सपर्ट बन जाते हैं, कभी वो पावर ग्रिड एक्सपर्ट बन जाते हैं, कभी वो चाइना एक्सपर्ट बन जाते हैं, कभी वो पाकिस्तान एक्सपर्ट बन जाते हैं पिछले दिनों में, ठीक है, 6 महीने। लेकिन मुझे लगता है राहुल गांधी अपनी पार्टी के एक्सपर्ट नहीं बन पाए। अगर अपनी पार्टी के एक्सपर्ट बन जाते राहुल गांधी तो आज उनकी स्थिति नहीं होती। मुझे लगता है राहुल गांधी ने जो झूठ बोलने का, आपने देखा राफेल के समय भी राहुल गांधी ने जिस तरीके झूठ बोला था और मुंह पे थप्पड़ मारा था सुप्रीम कोर्ट ने उनके मुंह पे, झूठ बोलने, माफी मांगी थी राहुल गांधी ने हाथ जोड़ के कि भैया गलती हो गई मुझसे, मैंने झूठ बोला। तो राहुल गांधी जी बात पर कितना सीरियस लेते हैं उनके नेता परिवार, पार्टी के, हमने देखा जिस तरीके से पार्टी के नेता छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। राहुल गांधी जी ने झूठे वादे जरूर किए थे, क्या कहते हैं, राजस्थान में जाकर क्या कहा था, हम कर्ज माफ कर देंगे राजस्थान का किसानों का। उन्होंने कहा था युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दे देंगे। कहाँ है वो युवा पूछ रहा है भैया, कहाँ वो कर्ज माफ किया किसान पूछ रहा है, वो आयुष्मान भारत। रोहित जी, नेताओं का काम है वादे करना और उन्हें नहीं निभाना, भुगतना हम जनता को पड़ता है। लेकिन सवाल एक और मेरे मन में है, राजस्थान में सियासी उठापटक के बीच में सीबीआई अगर पहुंचती है छापेमारी के लिए, इसे क्या सिर्फ कोइंसिडेंस समझें? हालांकि कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है, आरोप केंद्र सरकार पर भी है, लेकिन मैं बस पूछ रही हूं, कोइंसिडेंस है क्या ये? देखिए, मुझे लगता है कि आपको ये विषय सोचना चाहिए कि आज एक एसओजी की इंक्वायरी किसके खिलाफ होती है, देशद्रोह का मुकदमा किसके ऊपर चलाया जाता है। अशोक गहलोत जी देशद्रोही बता देते हैं सचिन पायलट जी को, अपने ही डिप्टी सीएम को। सोचिए, तो ये अपने आप में बताता है कि दिक्कत कहां पर है। रोहित, लेकिन आप ये बताइए, रचना का ये जो सवाल है, रोहित आपसे जो रचना का सवाल है उस पर जवाब चाहते हैं कि ये रेड नीति क्या है बीजेपी की। जब भी सरकार में उलटफेर होने की स्थिति आती है तो आपकी रेड सक्रिय हो जाती हैं, एजेंसियां सक्रिय होकर रेड मारने पहुंच जाती हैं, कर्नाटक हो या अन्य राज्य, मध्य प्रदेश हो। आप ये सारी बातें, ये रेड नीति पे जरा बताइए। देखिए मनीष जी, पहली बात तो जो अपना जो भी इंडिपेंडेंट और जो एजेंसीज है वो अपना काम करती हैं, चाहे वो सीबीआई हो। लेकिन जब सरकार में उलटफेर होना रहता है तभी एजेंसियां सक्रिय होती हैं। देखिए, एजेंसियां तब से सक्रिय, एजेंसियां पूरे टाइम सक्रिय रहती हैं और एजेंसियां लगातार सक्रिय रहती हैं। आप देखिए, रॉबर्ट वडेरा जी पे अगर पूछताछ होती है, फिर बाकी नेताओं से पूछताछ होती है, राहुल गांधी से पूछताछ होती है। अब आप देखिए किस तरीके से लगातार अगर पूछताछ हो रही है गांधी परिवार से तो इनको दिक्कतें हो जाती हैं कि पूछताछ हो रही है। आप पी चिदम्बरम जी से पूछताछ करते हैं तो दिक्कत हो जाती है, क्यों दिक्कत पूछताछ कर रहे हैं। तो देखिए, जो भ्रष्टाचारी और कांग्रेस में सारे लोग
भ्रष्टाचार में ऐसे डूबे हुए क्यों है, क्यों बिकाऊ है सारे की सारी पार्टी, क्यों बिकने के लिए तैयार बैठे हैं? तो ये अपने आप में बताता है। देखिए राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी एक्सपर्ट ना बनते हुए चीन एक्सपर्ट, कोरोना एक्सपर्ट, पावर ग्रिड एक्सपर्ट, पाकिस्तान एक्सपर्ट बनने से देखिए पार्टी के बड़े नेता हैं, एक बड़ी पार्टी है, देश की सबसे पुरानी पार्टी है रोहित, तो तमाम जानकारियां तो रहेंगी और स्वस्थ लोकतंत्र में सवाल पूछने का हक हर एक को है। रोहित आपके पास आऊंगा। मनु शर्मा, मनु इस समय गहलोत के मन में क्या चल रहा है? क्योंकि अगर अदालत का फैसला चाहे इनके पक्ष में जाए या उनके विरोध में जाए, यह मसला सुप्रीम कोर्ट जाना तय है। ऐसी स्थिति में ये जो लड़ाई है, ये नेक टू नेक लड़ाई कांग्रेस के भीतर ही दिखाई देती है। जी बिल्कुल, जो आपने मनीष जी पहला सवाल पूछा कि गहलोत के मन में क्या है। अब जो पार्टी के विधायक जो आज गहलोत कैंप में उनके साथ में, वो पूरी तरह से मन बना चुके हैं कि आला कमान या जो भी जो प्रयास चल रहे थे जो खत्म हो चुके हैं कि सचिन पायलट की किसी तरह से एंट्री हो। अगर वो एंट्री होती है तो सचिन पायलट अगर किसी सूरत में अगर एंट्री कर पाते हैं तो वो दिल्ली तक ही सीमित रहे, राजस्थान में उनकी एंट्री ना हो। पार्टी उनको कहीं केंद्र के अंदर दूसरी जिम्मेदारी दे करके और अपने संगठन के अंदर रखे, राजस्थान में नहीं होगी। ये विधायकों का भी काफी दबाव गहलोत के ऊपर सीधे तौर पर, तो इसी के आधार पर अब ये हो रहा है कि आज फैसला किसी के भी पक्ष में आए, लेकिन यहां से जो उनके जो विधायक हैं उनको एक बार सदस्यता जो है उनकी समाप्त होने की पूरी संभावना है। आज शाम तक अगर कोई इसी तरह से कोर्ट से निर्णय नहीं आता है तो भी सीपी जोशी इस मामले में निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि आज शाम तक का वक्त जो है मुकर्रर किया हुआ है। कोर्ट में भी उन्होंने साफ कह दिया है कि अब समय को नहीं बढ़ाया जाएगा। तो ये तो बिल्कुल साफ है कि राजस्थान की सियासत के लिए आज बहुत बड़ा दिन होने वाला है और बहुत बड़ा दिन जिसका कल भी हम इंतजार करेंगे। रजत, विशेष सत्र बुलाने का रीजन क्या यही होगा कि बहुमत साबित किया जाए, अगले 6 महीने के लिए निश्चिंत हो जाएं? और क्या वाकई अशोक गहलोत जो दावा कर रहे हैं 102 विधायकों का, क्या वो नंबर्स अशोक गहलोत के पास हैं? देखिए बहुमत वाली बात जो है रचना, वो इसलिए नहीं समझ में आती है कि बहुमत आप क्यों साबित करना चाहते हैं। क्या स्पीकर ने आपसे कहा है बहुमत साबित करने के लिए? विपक्ष की पार्टी वहां सबसे बड़ी बीजेपी है, क्या उन्होंने कहा है कि आप फ्लोर टेस्ट करवाइए, बहुमत साबित करिए? या उन्होंने कोई प्रस्ताव मूव किया है, अविश्वास प्रस्ताव जो कि विधानसभा में मूव किया जाता है? या फिर सचिन पायलट ने कहा है कि भाई आपके पास बहुमत नहीं है, मैं ये लेटर दे रहा हूं अपने 19 विधायकों जो कि हमारे साथ हैं और आप अल्पमत में हैं, अब आप प्रूफ करिए मेजॉरिटी। मुझे लगता है कि अशोक गहलोत एक सेकंड के लिए रोक रही हूँ रजत, एक सेकंड के लिए रोक रही हूँ। बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट में अब सुनवाई शुरू हो चुकी है। स्पीकर की तरफ से अभिषेक मनु सिंह भी लगातार पैरवी कर रहे हैं और सचिन पायलट और बागी विधायकों की तरफ से अपनी पैरवी करने के लिए वहां पर हरीश साल्वे भी मौजूद हैं, मुकुल रोहतगी भी मौजूद हैं और पैरवी की जा रही है। सुनवाई अब याचिका पर शुरू हो चुकी है राजस्थान हाईकोर्ट में। रजत, अपनी बात पूरी कीजिए। ये जरूरी नहीं है कि अशोक गहलोत वहां बहुमत साबित करें। अशोक गहलोत, मुझे लगता है एक पॉइंट जो एक वैलिड पॉइंट था जिसपे मुझे लगता है कि ये पूरा केस जो है वो आज की जो सुनवाई होगी वो 2 ही चीजों पर टिका होगा। पहला, सचिन पायलट का गुट बार बार इस बात को कहेगा कि आप किसी 5 सितारा होटल में या फिर अशोक गहलोत अपने घर पे सीएलपी की मीटिंग बुलाते हैं और कहते हैं विप जारी है, ये विप का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। विप तभी लागू होगा जब विधानसभा में आप बैठेंगे, विधानसभा का विप होगा, बाहर का विप नहीं होगा। ये सचिन पायलट की तरफ से सबसे बड़ी दलील है, शायद इसीलिए अशोक गहलोत सत्र बुलाना चाहते हैं। दूसरी तरफ जो बड़ी चीज है, जो सिंघवी बार बार कह रहे हैं कि आप यहां पर आए क्यों हैं, आपको किस लिए आने, आपको स्पीकर ने एक नोटिस दिया है, आपकी सदस्यता भंग नहीं करी है, आपको भी बाहर का रास्ता नहीं दिखाया गया है, तो आप प्री मैच्योर तरीके से कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटा रहे हैं? तो 2 चीजों में बड़ा डेवलपमेंट होगा, कोर्ट में भी और कोर्ट के बाहर विधानसभा में भी, क्योंकि ये लड़ाई विधानसभा की है, इसलिए बहुत ज्यादा जुरिडिक्शन इसमें कोर्ट का नहीं होगा। हालांकि दोनों ही पक्ष रखे जा चुके हैं, कौन सा पलड़ा भारी होगा, किसके हक में फैसला आएगा, इसके लिए इंतजार हम सभी को करना होगा। आप सभी रहिएगा, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, लेकिन चूंकि बड़ी खबर है, हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है, जो भी अपडेट होगा आगे आप तक पहुंचाएंगे। एक ब्रेक का वक्त। हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। सचिन पायलट और बाकी 18 बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई राजस्थान हाईकोर्ट में चल रही है। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी दलीलें रख चुके हैं। अब कोर्ट को फैसला ये करना है कि आखिर किसकी दलीलों में दम है।
सचिन पायलट की तरफ से मुकुल रोहतगी अपनी दलीलें रख रहे हैं। पायलट गुट की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है और आज ही शाम 5:30 बजे तक इन सभी बागी विधायकों को स्पीकर के नोटिस का जवाब भी देना है। राजस्थान में सियासी उठापटक के बीच में मनीष सर, ब्रेक के दौरान आप सचिन पायलट और अशोक गहलोत के पुराने मनमुटाव का जिक्र कर रहे थे, पुराना किस्सा याद कर रहे थे। चाहूंगी दर्शकों के साथ भी आप साझा करें। रचना, ये बात है, जब एक बार मैं ये दोनों के साथ नागपुर फ्लाई कर रहा था और हवाई जहाज में दोनों एक साथ बोर्ड करते हैं, लेकिन इन दोनों में मनमुटाव और दोनों कैसे एक दूसरे को फूटी आंखों नहीं सुहाते, ये मैं बताना चाहूंगा। जैसे ही अशोक गहलोत फ्लाइट में आते हैं वो 1A पर बैठ जाते हैं और उनके पीछे चलते हुए सचिन पायलट आते हैं। 1B खाली होती है और मेरी 1C चेयर होती है। 1C सीट पर मैं बैठ जाता हूं और इस बीच में अशोक गहलोत से कहता हूं कि ये क्या डिप्टी सीएम के लिए? तो वैसे ही जितने में जैसे ही वो बोर्ड करते हैं एयरक्राफ्ट, वो सीधा 1E पर जाके बैठ जाते हैं और अशोक गहलोत मुझको देखकर मुस्कुरा देते हैं। तो दोनों में मनमुटाव और दोनों में एक दूसरे को नहीं देखने की, फूटी आंखों नहीं सुहाने की बात, ये मेरी आंखों देखी है और ज्यादा पुरानी नहीं, ये केवल 5 महीने पुरानी घटना है जब ये फ्लाइट दिल्ली से नागपुर जा रही थी। अर्चना जी, सरकार के एक कॉकपिट में दोनों साथ साथ थे। वो जहाज कैसे उड़ेगा जिसमें कि कप्तान और फर्स्ट ऑफिसर एक दूसरे से बात तक नहीं करते? देखिए सीजी, भारतीय जनता पार्टी में कमोबेश ऐसी स्थितियां देखने को मिलेंगी, इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैं अपनी बात को तो आगे ले ही जाऊंगी। हम किसी चीज में परहेज नहीं करते अपनी सच्चाई को बोलने के लिए। लेकिन जब महाराष्ट्र की स्थिति आई तो क्या हुआ था? जब इनके मुख्यमंत्री को शपथ दिलवाई जा रही थी तो एकनाथ खड़से और पंकजा मुंडे वो आज तक नाराज हैं उनसे। तो हर पार्टी में परिस्थितियां होती है कि एक पद के लिए बहुत से दावेदार हो जाते हैं, मिलता एक को ही है और उस समय अगर कोई संयम बरत ले तो समस्या का निदान जी, होता मैंने है। आपको जहाज की कहानी बताई, जहाज की कहानी सुनाई। मैं भी आपके राजस्थान सरकार के जहाज का जवाब पूछ रहा था कि पायलट और को पायलट में बिल्कुल नहीं पड़ती, तो वो जहाज क्रैश लैंड होना तय था। नहीं, क्रैश तो होगा नहीं साहब। वो पायलट नहीं होता तो पायलट चला लेते हैं जहाज को, ऐसी बात नहीं है। रोहित चहल, छोटा जवाब, क्योंकि अब ये वक्त हो चला है हेडलाइंस का, एक छोटा जवाब अर्चना जी पर। देखिए, मुझे लगता है मनीष जी, आपने अगर 3 बार मुख्यमंत्री बने अशोक गहलोत जी, तो पहली बार परसाराम जी के कंधे पे पीठ पे चढ़ के बने, दूसरी बार सीपी जोशी जी की पीठ पे चढ़ के बने, तीसरी बार सचिन पायलट जी की पीठ पे चढ़ के बने। और आपने देखा कि लगातार जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रही उनकी, पहली बार जब मुख्यमंत्री बने उसके बाद 35 सीटें आ गई, फिर दूसरी बार मुख्यमंत्री बने तो 21 सीटें पे पहुंच गए। उसके बाद लोकसभा चुनाव 2019 के अंदर आप तीसरी बार जब मुख्यमंत्री बने उसके बाद आपने देखा कि 25 की 25 सीटें ही हार गए, उनका खुद का बेटा हार गया। और तो आप किस तरीके के सिर्फ एक दरबारी बनकर, एक गांधी परिवार के दरबारी बनकर वहां पर चापलूसी करके अगर बन जाते हैं मुख्यमंत्री, तो जनता तो देख रही है। आप विषय कहाँ है? अब देखिए, मिर्ची लग जाएगी। देखा भी नहीं जाता होगा। अरे अर्चना जी, मिर्ची मत लगाइए, कोई बात नहीं, पानी पी लीजिए। राहुल गांधी जी खुद अर्चना जी, रोहित जी, अब अदालत पर सबकी निगाहें टिकी हैं, राजस्थान से लेकर दिल्ली तक की। आखिर अदालत का क्या फैसला आएगा? अब वक्त हो चला एक ब्रेक का। आप लोग जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मेरे सहयोगी मनु शर्मा बने रहेंगे, आप दोनों का धन्यवाद। अब वक्त